दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे पर एक नया और शायद बहुत ही खतरनाक गठबंधन शक्ल ले रहा है। एक ऐसा गठबंधन जो आने वाले वक्त में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं: तुर्की के आधुनिक हथियार, सऊदी अरब का अथाह पैसा और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत। तो इसी से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या हम एक इस्लामिक नाटो को बनते हुए देख रहे हैं? अब ये शब्द सिर्फ बंद कमरों में होने वाली कोई कानाफूसी नहीं है, बल्कि एक असल संभावना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो चलिए इस नए शक्ति समीकरण की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो ये इस्लामिक नाटो वाली बात आखिर आई कहाँ से और इसका ढांचा क्या है? आइए इसकी शुरुआत को समझते हैं। इस पूरी बहस की जड़ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक सिक्योरिटी पैक्ट में है। इस समझौते की भाषा खास तौर पर एक लाइन बहुत मायने रखती है। इसमें साफ लिखा है कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ये लाइन कुछ सुनी सुनी सी लगती है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे नाटो के मशहूर आर्टिकल 5 की याद दिलाती है। वही आर्टिकल 5 जो नाटो की कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी है, जो कहता है कि एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। और ये समानता कोई महज इत्तेफाक नहीं लगती। तो इस संभावित गठबंधन के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? चलिए देखते हैं कि हर देश इस साझेदारी की टेबल पर अपनी क्या खास ताकत लेकर आ रहा है। पहला पिलर है तुर्की, एक मिलिट्री पावर हाउस। नाटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना इन्हीं की है। कमाल की बात यह है कि तुर्की का अपना डिफेंस इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है। ये अपने ड्रोन्स और युद्धपोतों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब मिलिट्री हार्डवेयर और तजुर्बे की कमान तुर्की के हाथ में है। दूसरा पिलर है सऊदी अरब, यानी पैसा, बेशुमार पैसा। ये इस पार्टनरशिप में अपनी जबरदस्त फाइनेंशियल ताकत लेकर आते हैं। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी खरीदनी हो या बड़े बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को फंड करना हो, सऊदी अरब इस गठबंधन का फाइनेंशियल इंजन है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे खतरनाक पिलर, पाकिस्तान। इस्लामिक दुनिया की ये इकलौती न्यूक्लियर पावर है जिसके पास परमाणु बम भी हैं और उन्हें लॉन्च करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें भी। साथ ही इसके पास एक बड़ी सेना भी है। यही न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान को इस समीकरण में एक बेहद अहम और खतरनाक खिलाड़ी बना देती है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब सवाल है क्यों? इन देशों के एक साथ आने के पीछे की स्ट्रेटेजिक सोच क्या है? एक्सपर्ट निहित अली ओज़ैकियान के ये शब्द आज की दुनिया की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं। दुनिया बदल रही है। अमेरिका जैसे पुराने सहयोगी अब उतने भरोसेमंद नहीं रहे और नए नए संघर्ष उभर रहे हैं। ऐसे में हर देश अपने लिए नए दोस्त और दुश्मन पहचानने पर मजबूर है। तो सबके अपने अपने फायदे हैं इसमें। तुर्की के लिए ये अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने का एक इंश्योरेंस जैसा है। वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है अपने न्यूक्लियर हथियारों के दम पर खुद को एक बड़ी ग्लोबल ताकत के तौर पर पेश करने का। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी यहाँ बहुत ही क्लेवर है। वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया यानी उम्मा के लिए एक सुरक्षा कवच या न्यूक्लियर छतरी के तौर पर पेश कर रहा है। इस तरह वो खुद को सभी मुस्लिम देशों के प्रोटेक्टर के तौर पर स्थापित करना चाहता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का इस इलाके पर क्या असर होगा, खासतौर पर भारत के लिए? चलिए भारत के नजरिए और उसकी चिंताओं को समझते हैं। देखिए, भारत के लिए असली सवाल ये नहीं है कि इस गठबंधन का नाम इस्लामिक नाटो है या कुछ और। असल चिंता की बात है इन तीनों देशों की ताकतों का एक साथ आना। तुर्की की टेक्नोलॉजी, सऊदी का पैसा और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत। ये तिकड़ी एक खतरनाक जमीनी हकीकत है। भारत की चिंताएं बिल्कुल साफ हैं। पहली, एक और ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान भारत के खिलाफ और भी आक्रामक हो सकता है। दूसरी, पाकिस्तान को तुर्की के मॉडर्न ड्रोन्स और नेवल टेक्नोलॉजी आसानी से मिल जाएगी। तीसरी, हमने पहले भी देखा है जैसे कि कुछ पुराने सैन्य टकरावों में कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और आखिर में सऊदी का पैसा इन सभी भारत विरोधी गतिविधियों को और हवा दे सकता है। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा की ये चेतावनी इस स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देती है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के कई और देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन क्या ये गठबंधन वाकई एक ठोस रूप ले पाएगा? चलिए एक बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए इसके खिलाफ जो तर्क हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं।
तो क्या ये गठबंधन सच में बनेगा? इस पर दो राय हैं। एक तरफ बदलती हुई दुनिया और अमेरिका पर कम होता भरोसा इसे बढ़ावा देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी हकीकत ये है कि खाड़ी के देश आमतौर पर दूसरों की लड़ाइयों में नहीं पड़ते। उनका तरीका रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों को पैसा दो, खुद जंग में मत कूदो। किंग्स कॉलेज लंदन के एंड्रिया स्क्रेग भी इसी बात को पुख्ता करते हैं। उनका मानना है कि खाड़ी के देश एक ऐसे फॉर्मल गठबंधन में कभी नहीं बंधना चाहेंगे जो उन्हें उन युद्धों में खींच ले जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो निचोड़ क्या है? देखिए, चाहे कोई फॉर्मल इस्लामिक नाटो बने या न बने, असली मुद्दा इन देशों की क्षमताओं का एक साथ आना है। तुर्की के हथियार, सऊदी का पैसा और पाकिस्तानी न्यूक्लियर ताकत मिलकर एक बहुत ही अस्थिर और खतरनाक मिश्रण बनाते हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या यही अस्थिर मिश्रण इस क्षेत्र की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा? और क्या हम दुनिया के इस अहम हिस्से में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलते हुए देख रहे हैं?